हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम डिस्कस करने लग रहे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये हमारे जो 3 टॉपिक थे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और एक दूसरे से काफ़ी इंटर रिलेटेड भी है। तो आशा है आपने इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे तरीके से सुना होगा, समझा होगा। अब हम इस चैप्टर के जो छोटे छोटे और टॉपिक्स बचते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो उन्हीं की कड़ी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा, एक तो ये जो रेस्पिरेशन है इसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, यानी कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को कौन सा सिस्टम रेगुलेट करने में मदद करता है, और दूसरा फिर जो रेस्पिरेटरी जो डिजीज है, जो डिसऑर्डर है, यानी कि वे डिसऑर्डर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं वो कौन कौन से हैं और वो कैसे हो जाते हैं। तो आइए हम करते हैं इन बचे हुए टॉपिक्स को। तो आज हम पहले टॉपिक ले रहे हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये जो हमारा टॉपिक है ये हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है इसको भी कोई और दूसरा जो सिस्टम है वो रेगुलेट कैसे करता है। तो हम जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन है एक सिंपल प्रोसेस नहीं है। रेस्पिरेशन इज ए कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस, एक काफी जटिल प्रोसेस है, एज यू नो, प्रोसेस विच इज regulated by both nervous system as well as endocrine system, regulated by both nervous system, ये भी इसमें शामिल होता है, as well as endocrine system, endocrine system, इसमें दोनों सिस्टम इसको रेगुलेट करने में शामिल होते हैं। हम पहले करते हैं नर्वस सिस्टम। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर थ्री टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स are involved, which play direct role in respiration। मैंने क्या बताया यहाँ पे, देखो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो दोनों सिस्टम से रेगुलेट होता है। नर्वस सिस्टम में क्या है, 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होते हैं जो कि डायरेक्ट रोल निभाते हैं रेस्पिरेशन। कौन कौन से हैं वो? डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। दूसरा है वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, और तीसरा है न्यूमोटैक्सिक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, यानी कि जो 3 तरीके के जो न्यूरॉन है, डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूमो, पी साइलेंट है यहाँ पर, PNEUMOTAXIC, न्यूमोटैक्सिक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स।
अब हम देखेंगे ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ये किस किस एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। तो पहले डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ये कहाँ होते हैं? दिस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन बता सकते हो कहां पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन डोर्सल पार्ट ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा। जो मेडुला ओब्लोंगेटा है ब्रेन का, ये जैसे हम ये दिखा दें ऐसे, ये जो डोर्सल हिस्सा है, यहां पर ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, ये वाले मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर, विच हेल्प इन ये जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, ये किस में मदद करेगा? विच हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ इंस्पिरेशन। किस तरीके से इनहेलेशन या इनटेक ऑफ फ्रेश एयर होगा, यानी कि लंग्स के अंदर जो फ्रेश एयर जाएगी उसको हम इंस्पिरेशन कहेंगे, और उसको कौन रेगुलेट करने लग रहा है? ये आप देख रहे हैं, कौन? डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। और ये कहाँ है? ये डोर्सल पार्ट ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ, जो ब्रेन का जो मेडुला ओब्लोंगेटा पार्ट है वो रेस्पिरेशन में शामिल होता है, उसके रेगुलेशन में शामिल होता है। दूसरा वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, दूसरा है हमारा वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। ये कहाँ है? दिस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट इन वेंट्रोलेटरल, यानी कि थोड़ा जो वेंट्रल और जो लेटरल का जो बीच वाला जो हिस्सा है वहां पर प्रेजेंट है। जैसे मैं ये कहूं, ये कौन सा हिस्सा है? वेंट्रल, और ये साइड वाला कौन सा है? लेटरल। तो वो यहां भी नहीं है, साइड में भी नहीं है। ये लेटरल है, जो साइड वाला है ये लेटरल है, ये जो ऊपर वाला है ये वेंट्रल है। तो ऊपर वाले और साइड वाले के बीच में, तो वेंट्रोलेटरल पार्ट, लेकिन किसका? मेडुला ओब्लोंगेटा। ये भी मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर पाया जाता है, लेकिन वेंट्रोलेटरल पार्ट के अंदर। इट हेल्प इन, यानी कि ये ग्रुप इट हेल्प इन बोथ इंस्पिरेशन as well as एक्सपीरेशन, यानी कि इनहेलेशन ऑफ एयर में भी और रिमूवल ऑफ एयर में भी। तो इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। एक और छोटी सी बात, ज्यादातर जैसे नॉर्मल कंडीशन है, तो नॉर्मल कंडीशन यानी कि नॉर्मल ब्रीथिंग कंडीशन है, जब नॉर्मल तरीके से हम सांस ले रहे होते हैं तो ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इनएक्टिव होता है। बट जब आवश्यकता ज़्यादा हो जाती है इंस्पिरेशन करने की या इनटेक ऑफ एयर की, तो ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन यानी कि जो वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है ये एक्टिव हो जाता है और इंस्पिरेशन में भी मदद करता है। हालांकि इसका मुख्य रोल एक्सपीरेशन का है, लेकिन जब नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा हमें ब्रीदिंग करनी पड़े तो फिर ये इंस्पिरेशन में भी मदद करेगा। ठीक है। तीसरा हमारा है
न्यूमोटैक्सिक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, न्यूमोटैक्सिक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। ये जो पोन्स वेरोली है हमारा, जो ब्रेन का पार्ट, उस हिस्से में पाया जाता है। दिस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन present in dorsal part of pons varoli। ये आपको पता है, 10वीं में भी पढ़ा था। जो पोन्स वेरोली है या जो मेडुला ओब्लोंगेटा है, ये दोनों ही किसके पार्ट है? हिंड ब्रेन के पार्ट है। और हमने आपको बताया भी था, रेस्पिरेशन में जो हिंड ब्रेन है उसका मुख्य रोल होता है। तो पार्ट ऑफ पोन्स वेरोली एंड हेल्प इन बताओ, एक्सपिरेशन या इंस्पिरेशन या बोथ? इंस्पिरेशन। तो ये भी किसमें मदद करता है? इंस्पिरेशन के अंदर। तो ये नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन है और जो ब्रेन का जो हिंड ब्रेन पार्ट है और जो हिंड ब्रेन का मेडुला ओब्लोंगेटा और जो पोन्स वेरोली है, उनके अंदर ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो इंस्पिरेशन को और एक्सपिरेशन को दोनों को ही क्या करते हैं? रेगुलेट। यानी कि किस रेट से इंस्पिरेशन होना चाहिए और किस रेट से एक्सपिरेशन होना चाहिए, ये सारा नियंत्रण कौन करता है? ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखो, दिस सिस्टम generally includes chemicals। हम उसको जैसे केमिकल मैसेंजर है, उनको हार्मोन भी बोल देते हैं, बट ये हम केमिकल कह रहे हैं। वो एंडोक्राइन सिस्टम जो ग्लैंड्स होती हैं, जो हार्मोन्स होती हैं, वही है। सर्टेन केमिकल्स include chemicals which present over the surface of nervous tissue, जैसे कि मेडुला ओब्लोंगेटा। जो मेडुला ओब्लोंगेटा है उसके सरफेस पर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। These chemicals are commonly known as क्या कहेंगे? commonly known as chemoreceptors which receive all information related to respiration and send this information to सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसके पास भेज देते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो हम क्या देख रहे हैं? कुछ विशेष प्रकार के क्या प्रेजेंट होते हैं? कीमोरिसेप्टर्स। वे जितनी भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उनको रिसीव करके
और सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं, उनके पास वो सूचना चली जाती है। फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड उसको रिसीव करेंगे, एनालाइज करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से उसको वापस टारगेट ऑर्गन पर भेजेंगे और आदेश के रूप में वो टारगेट ऑर्गन उसको फिर से रिसीव करेगा। तो फिर वो रेस्पिरेशन का आदेश है, उसमें इंस्पिरेशन का है या एक्सपिरेशन का है, उसी के अनुसार फिर प्रोसेस चलेगा। अगर वो इंस्पिरेशन का आदेश है तो फिर एयर को अंदर इनटेक किया जाएगा, अगर वो एक्सपिरेशन का है तो फिर एयर को लंग्स से बाहर निकाला जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन कैरीड बाय मोटर न्यूरॉन्स। तो ये था हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक। अब है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी कि वे डिसऑर्डर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से बिलोंग करते हैं या उनसे रिलेटेड होते हैं। छोटा सा ये भी टॉपिक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी disorders, the disorder with disorder which related to our respiratory system, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है और collectively known as are collectively known as respiratory disorder, उनको हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहेंगे। वो कौन कौन से हैं, हम दो चार को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे हाइपोक्सिया, एस्फिक्सिया, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा या ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, एम्फाइसीमा, राइनाइटिस, RHINITIS, राइनाइटिस, या जैसे फेरेंगाइटिस भी एक और डिजीज है जो फेरिंक्स से रिलेटेड है, फेरेंगाइटिस। और कुछ ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर होते हैं, ऑक्यूपेशनल जो व्यवसाय से जुड़े हुए जो कुछ डिसऑर्डर हैं, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। तो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर राइनाइटिस, एम्फाइसीमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एस्फिक्सिया और हाइपोक्सिया। तो इस तरीके से कुछ ये डिसऑर्डर हैं। अब जैसे हम पहले देखते हैं हाइपोक्सिया, क्या करेंगे, हाइपोक्सिया। इसमें क्या होगा, इन दिस डिसऑर्डर deficiency of oxygen takes place, deficiency of oxygen takes place due to वो कमी या तो हाई एल्टीट्यूड के कारण हो जाती है या फिर हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हो जाती है। ड्यू टू
हाई एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा जब ऊंचाई पे हम चले जाते हैं तो हमें ब्रीथलेसनेस महसूस करते हैं, यानी कि ब्रीदिंग में समस्या आ जाती है, शॉर्टेज सी हो जाती है ऑक्सीजन की, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर आपको पता है जो प्रेशर है वो जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। हाई एल्टीट्यूड और हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी, तो उसके कारण ये बीमारी हो जाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम एल्टीट्यूड सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। एल्टीट्यूड सिकनेस या वीकनेस, एल्टीट्यूड वीकनेस, जब हम बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं तो ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी। इन ऐसे कर लो, एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, अधिक ऊंचाई पर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, देन नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, ब्रीथलेसनेस, एटसेट्रा symptoms appear। यानी कि जब अधिक ऊंचाई पर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कुछ ही कॉमन सिम्टम अपीयर होते हैं। नोजिया है, वोमिटिंग है, हेडेक है या ब्रीथलेसनेस है। तो फिर हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी के अंदर मैंने एक आपको कंपाउंड या सब्सटेंस बताया था, फॉस्फोग्लाइसीरेट, फिर वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है और फिर वो उस ऑक्सीजन की शॉर्टेज को कंपनसेट करने में मदद करता है। तो जब तक वो ज़्यादा नहीं बनता, क्या फॉस्फोग्लाइसीरेट 2,3-डाइफॉस्फोग्लाइसीरेट होता है वैसे तो वो, बट फॉस्फोग्लाइसीरेट जब तक ज़्यादा नहीं बनता, जब तक हमें वीकनेस महसूस होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण जो हीमोग्लोबिन है वो कम ऑक्सीजन को क्या कर पाएगा, ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारी क्या बीमारी थी, हाइपोक्सिया। ये हाइट और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ऐसा देखने को मिलता है। दूसरी हमारी थी एजफिक्सिया। दूसरी क्या थी, एजफिक्सिया। इसमें भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ जो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन होती है ये होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाए। शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू मोर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और शॉर्टेज हो जाएगी। आपने अक्सर सुना होगा सर्दियों के दिनों में जब जो अंगीठी, कोयले वाली अंगीठी रूम के अंदर जब वो जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल के कारण।
जब कोल का इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और उस कमरे के अंदर की जो ऑक्सीजन है वो कम पड़ जाएगी और जो आदमी उस कमरे के अंदर सो रहे हैं उनको कम ऑक्सीजन मिलेगी, यानी कि जो CO2 और जो CO है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो वो सफोकेशन महसूस करेंगे और कई बार तो इस तरीके से जान भी जा सकती है सफोकेशन के कारण। तो ये एस्फिक्सिया उसी का एक रूप। तो इट इज ऑल्सो नोन एज सफोकेशन। इसको सफोकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्योंकि जो बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड हैज ग्रेट टेंडेंसी या हाई टेंडेंसी टू combine with hemoglobin के साथ, यानी कि 250 टाइम्स, यानी कि 250 गुना ज्यादा। हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की जो शक्ति है वो 250 गुना ज्यादा है ऑक्सीजन से, जिसके कारण ड्यू टू दिस लेस ऑक्सीजन इज transported and organ becomes, जो organ है जिनके पास ऑक्सीजन जानी थी becomes deficient to with oxygen, और ऑक्सीजन से वे क्या हो जाएंगे, उनके अंदर कमी हो जाएगी। तो भाई इसमें दम घुट जाता है और भाई कई बार ये थोड़ा सा फैटल हो सकता है, जान भी ले सकता है अगर सफोकेशन ज़्यादा होगी तो। अगला है ब्रोंकाइटिस। अगली हमारी जो डिजीज है वो कौन सी है, ब्रोंकाइटिस। व्हेन inflammation takes place in ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, जब ब्रोंकाई के अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है then their wall start to produce more mucus due to which, जिसके कारण then their wall, ये wall आएगा यहाँ पे। जैसे ही देखो जब इन्फ्लेमेशन किस में हो जाए, ब्रोंकाई में, देन देयर वॉल, जो ब्रोंकाई की जो वॉल होती है वो स्टार्ट कर देती है प्रोड्यूस करना क्या, मोर म्यूकस। गोबलेट सेल होती है उनकी दीवार के अंदर, तो ज्यादा म्यूकस रिलीज होने के कारण ड्यू टू विच पर्सन फील डिफिकल्ट इन रेस्पिरेशन, और वो रेस्पिरेशन में काफी क्या करेगा, दिक्कत महसूस करेगा। तो ब्रोंकाई के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ब्रोंकाई की वॉल म्यूकस ज़्यादा रिलीज कर देती हैं, और जिस म्यूकस ज़्यादा होने के कारण फिर जो सांस लेने में रोगी को, पेशेंट को काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे,
ब्रोंकाइटिस, क्योंकि ब्रोंकाई से रिलेटेड है तो नाम पड़ गया ब्रोंकाइटिस। अगला है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा, दिस डिजीज या डिसऑर्डर, दिस डिजीज या डिसऑर्डर occurs due to certain allergens। ये जो डिसऑर्डर है ये होता है occurs due to certain एलर्जन का मतलब जो एलर्जी कोज करे। एलर्जन ज्यादातर पोलन होते हैं, क्या होते हैं? पोलन ग्रेन, हवा के अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं। दिस डिसऑर्डर occurs due to certain allergen and person becomes hypersensitive to these allergen and cause bronchial asthma। यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा में कुछ एलर्जेंस होते हैं। एलर्जेंस का मतलब जो एलर्जी कोज करते हैं, ज्यादातर उसमें नाम बदनाम किसका है? पोलन ग्रेन का। तो ये पोलन ग्रेन एलर्जन का काम करेंगे और जो ब्रोंकाई है और जो ब्रोंकियोल है उनकी दीवार को इस तरीके से एलर्जी कोज करेंगे कि जो आस्थमेटिक पेशेंट है उसको बड़ी दिक्कत होगी सांस लेने में। और एक और बात, जो आस्थमेटिक पेशेंट होता है उसको सांस लेने की बजाय सांस यानी कि CO2 यानी कि जो एक्सपीरेशन है उसमें ज़्यादा इसको समस्या होती है। लिखेंगे इन दिस डिसऑर्डर, इस तरीके के डिसऑर्डर में पर्सन फील डिफिकल्टी इन एक्सपीरेशन, सांस को छोड़ने में काफी उसको दिक्कत आ जाएगी। अगला है हमारा एम्फाइसीमा। अगली कौन सी बीमारी है? एम्फाइसीमा। जैसे ये ओल्वुलस की जो वॉल होती है ना, अब ये वॉल लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जो वॉल की फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या हो जाती है? खत्म। यानी कि अगर इसमें पोल्यूटेड एयर आएगी या कोई स्मोकिंग करता हो, सिगरेट स्मोकिंग के धुएं के कारण इसकी जो दीवार है, ये दीवार, इसके अंदर जो मसल्स हैं और ये लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं, जिसके कारण ये एक बार फूलती हैं, फिर एक बार सिकुड़ती हैं, फिर फूलती हैं और सिकुड़ती हैं। लेकिन जब पोल्यूटेड एयर और सिगरेट स्मोकिंग के कारण ये इनमें इन्फेक्शन हो जाता है इनकी वॉल में, तो इनकी जो फूलने और जो सिकुड़ने की जो पावर थी ओल्वुलस की वॉल की, वो खत्म हो जाती है। और इसी को हम क्या कहेंगे? एम्फाइसीमा। इन दिस डिसऑर्डर, इस तरीके के डिसऑर्डर में, इन दिस डिसऑर्डर पावर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी in wall of alveoli,
इज लॉस, खत्म हो जाएगी। ड्यू टू विच पर्सन becomes not able to satisfy desired amount of air, यानी कि जितनी उसको हवा चाहिए थी उसको वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, यानी कि फिर एयर की क्या हो जाएगी, कमी। और फिर एयर की कमी हो जाएगी तो भाई ऑक्सीजन की कमी, तो फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होगा तो फिर एनर्जी भी रिलीज कम होगी, जब एनर्जी भी कम रिलीज होगी तो फिर भाई बिना एनर्जी के फटीगनेस आ जाएगी। तो एम्फाइसीमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो ओल्वेलाई है उनकी जो वॉल है उनके अंदर जो पावर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है सिकुड़ने की, जैसे गुब्बारा फूलता है सिकुड़ता है तो वो पावर क्या हो जाती है, खत्म। और जिसके कारण जो डिजायर्ड अमाउंट ऑफ एयर उसको लेनी चाहिए थी वो नहीं ले पाता। इट जनरली अकर ड्यू टू मैंने आपको बताया पोल्यूशन के कारण, भाई ज्यादा पोल्यूटेड एरिया में कोई व्यक्ति रहता है तो भी, और सिगरेट स्मोकिंग, अगर वो सिगरेट स्मोकिंग यानी कि स्मोकिंग करता है तो भी इनकी दीवार के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और पोल्यूटेड एरिया में रहता है तो भी। और ये एक बात और, ये जो बीमारी है ना, ये जो डिसऑर्डर है, ये इरिवर्सिबल है। अगर एक बार इनके दीवार की जो कॉन्ट्रैक्ट और जो रिलैक्स होने की पावर अगर खत्म होगी तो फिर ये दोबारा ठीक नहीं होगी। इट इज, लिख देता हूं, इट इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ये काफी समझने की और वो दिखाने की बात है। इरिवर्सिबल है ये, क्योंकि एक बार वॉल की पावर सिकुड़ने की जो फ्लेक्सिबिलिटी पावर जो फूलने की थी वो खत्म हुई तो फिर इसका इलाज नहीं है। अगली जो डिजीज है वो क्या है, राइनाइटिस। राइनाइटिस, बस राइनाइटिस, ये जो नेजल चैम्बर है इनसे रिलेटेड अगर कोई इंफेक्शन है तो उसको राइनाइटिस कहेंगे। बस व्हेन इन्फेक्शन टेक्स प्लेस इन नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर, तो उस डिजीज का नाम आ जाता है राइनाइटिस। एक होता है फेरेंगाइटिस, यानी कि इन्फेक्शन किस में हो जाए, इन्फेक्शन इन फेरिंग्स, कई बार फेरिंग्स के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है। अब है ओक्यूपेशनल डिसऑर्डर, यानी कि वे डिसऑर्डर किससे रिलेटेड हैं, डिसऑर्डर रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन, यानी कि वो क्या कार्य करता है उससे रिलेटेड। कोई कॉटन इंडस्ट्री में काम करता है, कोई सीमेंट की इंडस्ट्री में काम करता है, कोई जो सिल्क इंडस्ट्री है उसमें काम करता है, कोई क्रशिंग जो स्टोन्स होते हैं जहाँ बड़े बड़े पत्थरों को पीसा जाता है। तो जो आदमी जिस इंडस्ट्री और जिस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है उसको उससे रिलेटेड क्या हो जाती है बीमारी, उनको हम क्या कहेंगे, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। जैसे सिलिकोसिस। अब जो सिलिका है, जैसे सैंड है,
उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री में जो काम करेगा उसमें, तो रिलेटेड टू सिलिका इंडस्ट्री, SiO2, इसको सिलिका कहते हैं भाई, SiO2 सिलिका इंडस्ट्री। जो आदमी सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 सिलिका इंडस्ट्री से रिलेटेड या उसमें जो काम करता है तो उसको ये बीमारी हो जाएगी फाइब्रोसिस रिलेटेड टू फाइबर इंडस्ट्री। फाइबर है जैसे कपड़े उद्योग, उनमें छोटे छोटे फाइबर्स वो उस इंडस्ट्री में से धीरे धीरे उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से और क्योंकि ब्रोंकाई और लंग्स तक पहुंचते हैं और फिर वो बीमारी कर देते हैं फाइब्रोसिस। एस्बेस्टोसिस रिलेटेड टू एस्बेस्टस इंडस्ट्री। एस्बेस्टस आपने कभी देखा होगा, सीमेंट की जो टीनें होती हैं, जैसे लोहे की टीन भी है, प्लास्टिक की टीन भी आती हैं, कुछ वो सीमेंट की टीनें होती हैं, वो एक्चुअली सीमेंट की नहीं होती, वो एस्बेस्टस नाम का सब्सटेंस होता है सीमेंट जैसा। तो एस्बेस्टस की टीनें होती हैं, वो शीट होती हैं। तो उस इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनको कौन सी बीमारी हो जाती है, एस्बेस्टोसिस। तो इस तरीके से अगर कोई फाइबर यानी कि क्लॉथ इंडस्ट्री में काम करेगा तो फाइब्रोसिस, सिलिका, सैंड, सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर वो उसका रोजगार वहां पर है तो उसको ये एस्बेस्टिस, जो एक एस्बेस्टस एक सब्सटेंस है सीमेंट जैसा, उस तरीके के उसमें काम करेगा तो उसको वो बीमारी हो जाएगी। तो ये एक्यूपेशनल डिसऑर्डर का मतलब है आदमी का जो व्यवसाय है उससे रिलेटेड उसको बीमार हो जाते हैं। अब जो आयरन इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोई कॉपर इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोई कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोई सैंड या सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं कोई, तो उनको बेटा उसी तरीके से उसी प्रकार की क्या हो जाती है बीमारी। तो उनको हम कॉमनली ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर कहते हैं। ये एक दो का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया, ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो उसके व्यवसाय से जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन वो चैप्टर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वो नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। ओके।